$1,000 से $18,000, $18,000 से $4,000, 4,000 से 8,000 और अब $33,000। जी हाँ, ये बिटकॉइन की प्राइस जर्नी रही है पिछले 3 सालों में। कुछ 2 हफ्ते पहले ही ऑलमोस्ट $42,000 टच करके बिटकॉइन की प्राइस वापस $33,000 पर आ गई है। इस वोलेटिलिटी ने और पिछले 1 साल के रिटर्न्स ने कई इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। तो क्या है ये बिटकॉइन और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे और नुकसान है, और क्या आप जैसे किसी इन्वेस्टर को इसमें निवेश करना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इससे पहले कि हम बिटकॉइन में निवेश करने के फायदों और नुकसानों को समझें, आइए एक बार देखते हैं कि बिटकॉइंस हैं क्या। अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन एक पेपर पब्लिश किया था। इस पेपर में वो बात करते हैं एक ऐसी नई करेंसी बनाने की जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अभी का जो करेंसी सप्लाई और कंट्रोल है वो सेंट्रल बैंक्स के पास है, जैसे इंडिया में आरबीआई के पास। इसको कहते हैं एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। लेकिन नाकामोटो बात कर रहे हैं इस करेंसी कंट्रोल और पावर को सेंट्रल बैंक्स के हाथों से छीन लेने की और उसको डिसेंट्रलाइज कर देने की। इस सिस्टम में वो बात करते हैं बिटकॉइन नाम की एक डिजिटल करेंसी को यूज करने की। चलिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि बिटकॉइन का जो सिस्टम है वो करंट बैंकिंग सिस्टम से कैसे अलग है। अभी भी आप डिजिटल मनी तो यूज करते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल प्ले या फिर क्रेडिट कार्ड्स। अगर हम क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो जब आप क्रेडिट कार्ड पर कोई भी स्पेंड करते हैं तो आपका जो इशुइंग बैंक है वो इमीडिएटली नोट कर देता है कि आपने इतना अमाउंट खर्च किया है। एट द सेम टाइम आपने जैसे प्रोडक्ट या सर्विस परचेज की है उसका बैंक नोट कर लेता है कि उसको इतने पैसे मिलने चाहिए। अगले दिन सेलर का बैंक सेलर को उतने पैसे दे देता है और आपका जो क्रेडिट कार्ड इशुइंग बैंक है वो सेलर के बैंक को उतने पैसे आरबीआई के सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर करवा देता है। फाइनली जब आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की डेट आती है, आपका जो इशुइंग बैंक है वो आपको एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भेज देता है आस्किंग यू टू पे दैट मच अमाउंट। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि इवन तो ये सब कुछ डिजिटली हुआ है, ये सब आरबीआई के थ्रू ही होता है, यानी देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसके थ्रू ये सारा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होता है। अब बिटकॉइन को समझते हैं। बिटकॉइन ऑन द अदर हैंड एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है किसी बैंक या सेंट्रल बैंक के थ्रू नहीं जाता, बल्कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी को डायरेक्टली होता है। और इस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कोई सेंट्रल बैंक या कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रखती। जितने भी कंप्यूटर्स बिटकॉइन यूज कर रहे हैं उनके लेजर्स में इमीडिएटली ये ट्रांजैक्शन चला जाता है। डजंट मैटर कौन सी पार्टी कहां बैठ के ये ट्रांजैक्शन कर रही है। मतलब दुनिया में कहीं पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो बिटकॉइन का, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास या मेरे पास भी हो सकती है। ये एक ओपन ट्रांसपेरेंट लेजर है जहां सब बिटकॉइंस का पूरा हिसाब किताब दिख सकता है। ये देखने में कुछ इस तरह लगता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे इसमें ट्रांजैक्शंस तो सारे दिख जाते हैं, लेकिन काउंटर पार्टीज का नाम नहीं दिखता। इंस्टेड सिर्फ उनका वॉलेट आईडी आएगा। तो ये कंप्लीटली एनोनिमस भी है, यानी हालांकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन तो चली जाएगी कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन किस इंडिविजुअल ने किया है और किसको गए हैं ये पैसे वो नहीं पता चल सकता। चलिए अब बिटकॉइन के एडवांटेजेस पर नजर डालते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कई पॉइंट्स मेरे को एडवांटेजेस क्यों नहीं लगते। सबसे पहला तो बिटकॉइन यूज करने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आप बैंक की मदद लेते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो आप भी जानते हैं कि किसी ना किसी तरह की फीस जरूर लगती रहती है। ऑन दी अदर हैंड बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट निल है। ये डिफरेंस फॉरेन ट्रांजैक्शन में और भी ज्यादा दिखता है। जब आप कोई भी फॉरेन रेमिटेंस करते हैं या आपकी कोई इनवर्ट रेमिटेंस आती है तो उस पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सचेंज फीस लगती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। बिटकॉइन की मदद से आप दुनिया में कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट। वेल, ये वाला एडवांटेज ऑलमोस्ट सही है उन लोगों के जो कि ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए उसको वेरीफाई और अप्रूव होना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए कुछ बिटकॉइन माइनर्स बैठे हैं पूरी दुनिया में। इनका काम है इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके अप्रूव करना और इसके बदले में इनको कुछ बिटकॉइन मिलते रहते हैं। लेकिन इस माइनिंग के काम के लिए कुछ सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है और इसके कॉस्ट बहुत ही हाई है। अभी तो ये वायबल लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन अभी सर्कुलेशन में 1,85,00,000 के करीब है और टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन जो अलाउड है वो 2,10,00,000 के ही है। एक बार सारे बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ गए तो इन माइनर्स के ज्यादा इंसेंटिव नहीं बचता टू कंटिन्यू माइनिंग। इन दैट केस किसी तरह का फीस या कॉस्ट आपके ट्रांजैक्शंस पर रूल आउट करना बहुत ही मुश्किल है, और एक बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगने शुरू हो गए इट विल बी जस्ट लाइक एनी बैंकिंग सिस्टम। दूसरा एडवांटेज बिटकॉइन यूज करने का इसकी एनोनिमिटी में है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इवन तो पूरा लेजर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ये जानना मुश्किल है कि किस इंडिविजुअल ने किस इंडिविजुअल को बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप सोचें तो क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती।
तभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स बिटकॉइंस के यूज पर रोक टोक लगाएंगे या फिर इन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने का कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा। ऑल्सो अनकंट्रोल्ड और अनोनिमस होने की वजह से रिकंसिलिएशंस या आर्बिट्रेशंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ही लिमिटेड है, तो इनको रिकंसाइल करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मान लीजिए रेगुलर जिंदगी में जैसे आप करेंसी यूज करते हैं वैसे ही अगर इसको यूज करना चालू कर दें, यानी 10 या 15 बार एवरेज एक दिन में, तो अकाउंटिंग कितनी ही मुश्किल हो जाएगी। मान लीजिए आपका कोई 6 महीने पुराना ट्रांजैक्शन या 1 साल पुराना ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में आ जाता है, तो कैसे रिकंसाइल करेंगे कि आपने किसको दिया था, कब दिया था, और वो क्यों मानेगा आपकी बात। कोई बैंक या कोर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड अभी के सिस्टम में बैंक्स पूरा रिकॉर्ड रखते हैं ट्रांजैक्शंस का, एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट काउंटर पार्टी का नाम भी उनके पास होता है, तो किसी भी टाइम पर आप ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। बिटकॉइन का तीसरा प्लस पॉइंट इसके लिमिटेड सप्लाई को माना जाता है। बिटकॉइन एडवोकेट्स का मानना है क्योंकि टोटल सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख की है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे डिमांड भी बढ़ती रहेगी। एंड हम भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती रहेगी और उसका सप्लाई नहीं बढ़ सकता तो उसकी प्राइस बढ़नी ही है। इनफैक्ट कई इन्वेस्टर्स ने तो बिटकॉइन के इस एट्रीब्यूट को गोल्ड के साथ भी कंपेयर किया है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसमें 2 बहुत बड़े असम्पशंस हैं। सबसे पहला कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन बढ़ते रहेंगे और गवर्नमेंट्स इस पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगाएगी, और दूसरा ये कि कई लोग ये भूल जाते हैं कि 2 करोड़ 10 लाख की लिमिट एक कंप्यूटर कोड के द्वारा ही लिखी गई है। अगर कंसेंसस हो तो इस कोड को ऑल्टर करके इस सप्लाई नंबर को बढ़ाया भी जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड गोल्ड का सप्लाई वास्तव में ही लिमिटेड है, इसको कोई भी चाहे बढ़ा नहीं सकता। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों असम्पशंस भी सही हैं, यानी बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती रहेगी और सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। फिर भी कंपटीशन का कोई मान नहीं है। ऑलरेडी ढेर सारे और क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है दुनिया में, फॉर एग्जांपल एथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन एटसेट्रा। फ्यूचर में कौन सा क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर होगा, अगर होगा भी तो, और उनकी सप्लाई क्या लिमिटेड रहेगी, ये सब सवालों का जवाब देना अभी बहुत ही मुश्किल है। चौथा आर्गुमेंट बिटकॉइन के फेवर में ये है कि बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और ढेर सारे बिजनेसेस बिटकॉइन अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फंदेरा के मुताबिक 2019 के अंत में 15,000 ऐसे बिजनेसेस थे जो कि बिटकॉइंस एक्सेप्ट कर रहे थे। टोटल मार्केट वैल्यू बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस की उस साल में $400 मिलियन की थी। सुनने में तो ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन अगर इसको हम ग्लोबल जीडीपी के साथ कंपेयर करें जो कि 142 ट्रिलियन डॉलर का था, तो ये सिर्फ 0.3% का ही है। लास्टली बिटकॉइन को बहुत ही सेफ माना जाता है क्योंकि सिर्फ जिसके पास प्राइवेट की है बिटकॉइन वॉलेट की वही एक्सेस कर सकता है। प्लस एनोनिमिटी के कारण किसी को यह नहीं पता चल सकता कि आपके वॉलेट में कितने बिटकॉइंस हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे ओपिनियन में यह सबसे वीक आर्ग्यूमेंट है। जैसा हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन और कई जगहों पर देखा है, किसी ना किसी टाइम और किसी ना किसी तरह हैकर्स तोड़ निकाल ही लेते हैं, और बिटकॉइन वॉलेट को अगर हैक कर लिया गया तो एनोनिमिटी के कारण हैकर को पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ऑल सेड एंड डन, ये तो नकारना मुश्किल है कि बिटकॉइन ने पिछले 10 सालों में फिनोमिनल रिटर्न दिए हैं। 2010 में 8 सेंट का बिटकॉइन 2021 में $40,000 के ऊपर चला गया था। 2030 में इसकी वैल्यू $1 लाख होगी या $1,000, ये बताना मेरे लिए तो क्या किसी भी एनालिस्ट के लिए नामुमकिन है। तो जब कोई एसेट इतना अनस्टेबल हो सकता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे सही हो सकता है। ये सब रीजन जो मैंने समझाए, इनके कारण मैं शायद पर्सनली तो कभी भी बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करूं, और इनफैक्ट चांसेस कम है कि मैं किसी को एडवाइस भी करूंगा इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। हाउएवर, अगर आप एक स्पेक्युलेटर या ट्रेडर हैं जो इन प्राइस मूवमेंट्स को बारीकी से फॉलो करते हैं और समझते भी हैं, तो ऐसे स्पेक्युलेटिव एसेट्स ही आपको सबसे अच्छा मौका देते हैं पैसे कमाने का। अगर आप फिर भी समझते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के एक बार इसके रिस्क को दोबारा समझ लें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं विच आर इन फेवर ऑफ बिटकॉइंस, मैं जरूर उनके बारे में सुनना चाहूंगा। प्लीज डू मेंशन देम इन आवर कमेंट्स और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। Please don't forget to hit the like button and subscribe to our channel for regular updates on many more such videos. Thank you for watching Z Funds.